हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती को लेकर के जो भी आपका रिक्रूटमेंट आपका लिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है 100 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपका बायोलॉजी से आपका रिलेटेड होगा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम अगर आपका कंडक्ट होता है तो बायोलॉजी से रिलेटेड आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होना है, जिसमें कि आपका टोटल आपका 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये आपका साइंस से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, जिसमें कि बायोलॉजी लगभग आपके जो है 15 प्लस आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बायो के प्रश्नों को कवर करने वाले, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। देखिए कुछ छात्र करते क्या है, व्यूज़ कम देख के भाग जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर क्या है कि जो रेलवे का सब्सक्राइबर है ये ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे का हमने जो है प्रिपरेशन कराया हुआ है। इसके पहले जो आपका ग्रुप डी का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इस वजह से क्या है कि ज़्यादातर बिहार पुलिस का सब्सक्राइबर अभी आपका जो है नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से व्यूज़ कम है। तो कुछ छात्र देख करके भाग जाते हैं। तो आपको देखिए कंटेंट देखना है, ऐसा नहीं कि जहाँ पर व्यूज़ है वहीं पर आपको प्रिपरेशन आपको करना है। कंटेंट देखिए कि आपको पढ़ाई क्या जा रहा है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस बार से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस जो आपका प्रिपेयर हुआ है, ये आपके 10th के बेसिस पर हुआ है, और जिसमें कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो एनसीईआरटी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका जो है मिस ना हो। चूँकि वैकेंसी की संख्या अगर देखी जाए तो काफ़ी अधिकतम पदों पर आपका दिया गया है, 21,391 पदों को लेकर के नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको बेहतर आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, तभी आपका एक सीट इसमें आपका जो है सुनिश्चित आपका हो पाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बनाना है और बेहतर आपको तैयारी करना है, ताकि एक सीट इसमें आपका जो है आप सुनिश्चित आप कर पाए। क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है, और ज़्यादातर आपको एग्जाम में आपको टाइम भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से डिसीजन भी आपको लिया गया है कि नवंबर तक इसका एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि अक्टूबर के आपको 29 आपके जो है 29 तारीख को एक होना है, और आपके जो है एक आपके 5 तारीख को आपका नवंबर में एग्जाम आपका कंडक्ट होना है, जो कि डेट आपका तय किया गया है। बाकी देखते हैं कि सीएसबीसी की तरफ से क्या कुछ आपका चेंजेस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानव बुद्धि से रिलेटेड आपका ज़्यादा आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ से एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आज के इस वीडियो में लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से आप लोगों को फिगर भी जहाँ पर आपका जरूरत होगा वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और देखिए पिछली वीडियो में हमने जो है मानव कंकाल से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता था और जितने भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछा गया था, इन सभी को हमने कवर किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जहाँ पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्पेशली आपको क्लास जो अरेंज आपको कर दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इजी वे में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग जो है संवेदनशील होता है, ये आपको पर पूछा है। तो थोड़ा सा आप लोग फिगर देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या आपका होता है। चिकित्सा क्वेश्चन आपका जो है आपके रिलेटेड आपके लगातार आपके पूछे गए और प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछे गए थे। तो ये रहा फिगर आपके सामने, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना है, तभी आपका इससे भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल अभी आपका छूटने का चांसेस आपका खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है बीटर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बीटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? बीटर का मतलब होता है आपका कड़वा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेना है। बीटर का मतलब होता है कड़वा। तो देखिए जो आपके मानव का जो जीव होता है, ये सबसे जो लास्ट वाला जो भाग होता है, ये क्या कहता है कि कड़वाहट को महसूस करता है। कोई भी अगर हम लोग वैसे पदार्थ को अगर सेवन करते हैं जिसमें कि कड़वाहट हो, तो ये हमें जो है यहाँ पर आकर के पता चलता है कि ये जो है इसका स्वाद कैसा है, तो कड़वाहट है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग स्वर देख पा रहे हैं, स्वर का मतलब होता है खट्टा। तो अगर हम किसी भी प्रकार के अगर दही वगैरह या फिर खट्टे पदार्थों का अचार वगैरह का अगर सेवन करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये आपका खट्टा है। और यहाँ पर आपको दिया गया साल्टी, तो नमक का पता लगाने के लिए ये जो आपका ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर से पता चल जाता है कि हमें नमक का सेवन हमने किया हुआ है। इसके अलावा स्वीट यानी मीठा का जो पता लगता है, जीभ का ये जो सबसे जो बाहरी भाग होता है, जो सबसे अगला भाग होता है, अग्रभाग होता है, इससे यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका मीठा का आपका पता लगता है। बाकी इससे आपका क्या होता है, यहाँ पर भी आपका दिया गया बीटर यानी कड़वा का पता लगता है। और जो ग्रीन कलर वाला यहाँ पर आपको दिया गया है, इससे स्वर का पता लगता है यानी खट्टा का। और यहाँ पर आपको दिया गया है साल्टी, तो इससे आपका यहाँ पर नमक का पता लगता है। तो इसका आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपका लगातार आपको जो है पूछे जाते हैं। इतने से क्वेश्चन आपका लगातार अभी तक आपका पूछा गया है, जो कि आपका रिपीट भी कई बार आपके हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब क्वेश्चन बनाइए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका बनेगा। तो पूछा क्या जा रहा है
कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग संवेदनशील होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी तुरंत अभी रिवील किया हुआ है कि मानव जीव का जो भाग होता है जिसमें कि हमें कड़वाहट की अनुभूति प्रदान होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपका जो है टिप भाग दिया गया है, मध्य भाग दिया गया है, पीछे का भाग दिया गया है और किनारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पीछे का जो भाग होता है ये कड़वाहट की अनुभूति प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर आपको फिगर देख लेना है। हालांकि ज़्यादातर मैं आपको फिगर रिवील नहीं करूँगा, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा वहीं पर करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो लगभग आपके छूटने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ कि पाचन की जो क्रिया होती है ये सर्वप्रथम हमारे मुँह से ही शुरू हो जाता है। जब हम लोग भोजन को तोड़ते हैं यानी चबाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि भोजन आपका टूटने लगता है, और वहीं से पर क्या होता है कि आपके पाचन की क्रिया आपका शुरू हो जाता है। तो पूछा जाता है कि पाचन की क्रिया हमारे बॉडी में कहाँ पर शुरू हो जाता है, तो ये मानव के मुँह में ही आपका शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और ये आपका फॉरेस्टर के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और मैंने प्रीवियस ईयर आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपका मुंह में ही हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर ग्रासनी हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, ग्रासनी हो जाता है। मुंह में जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो ये ग्रासनी के द्वारा यहाँ पर आ जाता है, और ये सर्वप्रथम हम आपका अमाशय में आ जाता है। देखिए अमाशय में क्या होता है, तो ये आपका A-T और आपका P नामक जो है आपका एंजाइम का स्रवण होता है। ए से आपका एमाइलेज, टी से आपका ट्रिप्सिन होता है और पी से आपका पेप्सिन होता है। तो पूछा जाता है कि मानव अमाशय में किस प्रकार के एंजाइम का स्रवण होता है। तो आपका जो एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और पेप्सिन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका अगर छूट जाएगा इससे रिलेटेड, तब आप लोगों को कमेंट करना कि यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट गया। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और आपका पेप्सिन हो जाएगा। तो एमाइलेज और ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये स्रवण कहाँ पर होता है, तो ये मानव बॉडी के जो होता है ना, ये आपका अमाशय में आपका स्रवण होता है। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है ये मानव के जो है आपके अमाशय में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर एमाइलेज हो जाएगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा और पेप्सिन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसको मैं बार बार आपको रिपीट करते चलूंगा। और यहाँ पर आपको बताना है, तो ये आपका यहाँ पर अमाशय आपका हो गया, और इन्हीं अमाशय में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब निर्माण होता है, कोई भी भोजन अगर यहाँ पर आता है अमाशय में, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि एंजाइम की क्रियाविधि को तेज कर देता है, और यहाँ पर क्या होता है कि भोजन आपका विखंडित आपका होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका पित्त जो होता है, ये भी यहाँ पर आपका पित्त रस का आपका स्रवण हो जाता है, जो कि क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक इधर से आपका एसिड आ जाता है, और पित्त जो होता है ये क्या होता है आपका क्षारीय होता है। तो जब भी कभी क्या होता है कि कोई अम्ल अगर क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि उदासीनीकरण प्रतिक्रिया क्या है। तो जब कोई अम्ल क्या करता है कि क्षार से अभिक्रिया कर लेता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर जो अम्ल आपका होता है HCl जो होता है, ये तो आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका है, और पित्त से जो आपका स्रवण होता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्षार होता है। तो जब क्षार क्या होता है कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो आपका टूट जाएगा, और ये किस में टूटेगा, तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में। और उदासीनीकरण जो प्रतिक्रिया होता है इसमें निर्माण क्या क्या होता है, तो इसमें आपका जल का निर्माण होता है, और ये उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है तो भोजन का विखंडन हो जाता है, और पूर्णतः यहाँ पर जो भी हम लोग विषैले पदार्थ या फिर एसिड का अगर एसिडिटी हो तो ये सभी को तोड़ने का कौन काम करता है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर आपका जो पित्त का निर्माण होता है ये दोनों जो है यहाँ पर आपका मुख्य रूप से तोड़ता है। इसके अलावा यहाँ से जैसे ही आपका भोजन आपका टूट जाता है तो ये आपका कहाँ पर आ जाता है, ये आपका आपका छोटी आंत में आ जाता है, और छोटी आंत में देखा जाए तो भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। उसके अलावा यहाँ से आपका फिर आता है आपका बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में जो होता है मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद ये पुनः कहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि मानव बॉडी के अंतर्गत अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना कि परिशेषिका जो होता है ये मानव बॉडी का अवशेषी अंग होता है। ये वाला जो आप भाग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका अवशेषी अंग का उदाहरण है। क्यों है, मानव बॉडी के अंतर्गत ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा भी गया था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि मानव बॉडी के अंतर्गत जो आपके अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी का मतलब है कि जिसका कोई वर्क ना हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिशेषिका आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मानव बॉडी के अंतर्गत जो है ना सेलुलोज को पचाने के लिए जो है ये आपका जो है बनाया जाता है, और यही जो आपका यहाँ पर होता है
क्योंकि हम लोग तो घास का कभी सेवन करते नहीं है, घास भूसा तो खाते नहीं है, और घास भूसा जो खाते हैं उसमें सेलुलोज को पचाने की आवश्यकता होती है। चूंकि जो पेड़ पौधे होते हैं इसके पत्तियों में आपका सेलुलोज पाए जाते हैं, और इसके सेलुलोज को पचाने के लिए जो है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो मानव बॉडी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका कभी यूज ही नहीं होता है, जिसके कारण से ये कार्य करना बंद कर देता है। तो काफ़ी सारे छात्रों जो है आपके व्यक्ति में आपने देखा होगा कि पथरी हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पथरी यानी अप्रेंटिस हो जाता है। तो यही आपका क्या बन जाता है? अप्रेंटिस बन जाता है। जब इसका कोई वर्क नहीं होता है तो ये धीरे धीरे आपका ठोस रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग अप्रेंटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इतना आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर आपका क्या कुछ जो है यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पेक्रियाज हो जाएगा। कहाँ पर संपन्न होता है? तो पेक्रियाज में जो है पूर्णतः आपका संपन्न हो जाता है, लेकिन सबसे अधिकतम अगर भोजन की अगर बात करें अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये आपका जो है मानव की छोटी आंत में होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, अगर हम लोग रोटी ही चबाते हैं या फिर क्या होता है कि अगर हम लोग भोजन को खाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग रोटी के चबाते हैं तो ये क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या होता है कि स्टार्च यानी मंड के रूप में आपका टूटने लगता है, जिससे हमें क्या होता है कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं या रोटी चबाते हैं तो हमें मीठा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो ये आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए पूछे जा रहे हैं, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लार जो होता है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये स्टार्च के पाचन में जो है यहाँ पर आपका सहायता करती है। लार में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर आपका स्टाइलिन नामक आपका एंजाइम पाया जाता है, और ये क्या करता है, टाइलिन नामक जो एंजाइम आपका पाया जाता है ये स्टार्च को यानी मंड को तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। देख पाएंगे एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा यहाँ पर आपका वेटेज आपका रहता है, और इस बार से एनसीईआरटी का आपका सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कथन यहाँ पर आपको दिया गया है। एक में कथन दिया गया है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यहाँ पर आपका राइट दिया गया है या फिर आपका रॉन्ग दिया गया है, ये आपको यहाँ पर छटना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि मानव यकृत में दिया गया है कि वसा के महत्वपूर्ण जो है पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट यहाँ पर आपको दिया गया है। और अगर देखा जाए तो वसा को तोड़ने का जो काम करता है ये कौन करता है, तो आपके वहाँ पर जो आपका एंजाइम होता है ए और टी आपका पी होता है, और जो वसा का पाइसीकरण करता है ये आपका पी के द्वारा किया जाता है, यानी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और यहाँ पर आपका जो है पेप्सिन होता है। और पेप्सिन क्या करता है कि वसा को विखंडित करने का कार्य करता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है जो आपका पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। और कारण यहाँ पर आपको दिया गया कि यदि यहाँ पर आपको दिया गया यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट दिया गया है। तो ये 2 नहीं बल्कि आपका 3 करता है, लेकिन इनमें से 2 ही आपका होता है एंजाइम आपका जो कि वसा को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ए और आर आपका दोनों सही है, और आर जो है यहाँ पर आपका ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा है एंजाइम एक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का आपका जो है आपका विटामिन होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का आपका विटामिन होता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है एंजाइम मूलतः क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम क्या होता है, तो मूलतः आपका जो है ये आपका विटामिन होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और देख भी पाएंगे कि एनसीईआरटी का क्या आपका महत्व है, किस प्रकार से आपके जो है हर एक प्रकार के एग्जाम में भी आपका जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा रहा है कि एंजाइम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जितनी भी तरीका से आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है और जितनी भी तरीका से आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन सभी को हमने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि एंजाइम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का आपका प्रोटीन है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका विटामिन के बारे में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम
ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग अगर चीनी को तोड़ते हैं, जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे कि आपका चीनी का सूत्र होता है C12, H आपका 22 होता है और O आपका 11 होता है। तो ये अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, तो आपका C6H12 आपका बन जाता है H12 और O6 आपका बन जाता है। पुनः आपका क्या होता है C6H12 आपका और O6 आपका बन जाता है। तो पूछा जाता है कि एथेनॉल के निर्माण हेतु, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे एक आपका ग्लूकोज बना है और दूसरा आपका फ्रुक्टोज बना। देखिए हम लोग चीनी का सेवन अगर करते हैं तो इससे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर चीनी हो, चाहे आपका और भी कोई अगर मीठा पदार्थ हो जिसमें कि आपके शुगर की मात्रा हो, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये आपका टूटता है, यानी ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये सभी आपका कार्य होता है। तो ये क्या होता है कि ग्लूकोज के रूप में टूटता है। जब ग्लूकोज के रूप में टूटता है तो ये क्या होता है कि एनर्जी का जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रीक पावर हाउस कहा जाता है या फिर कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम होता क्या है, तो जैसे ये चीनी को तोड़ा जाता है तो इसमें दो तरह के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, पहला आपका इन्वर्टेज और दूसरा आपका जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है चीनी या खोआ वगैरह को तोड़ने के लिए या एथेनॉल का निर्माण करने के लिए किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। माइंड में अभी भी आपको फिट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेज और जाइमेज जो एंजाइम होता है इसको चीनी या खोआ वगैरह को यानी कि किण्वन करने को लेकर के जो है इसका प्रयोग आपका किया जाता है, इन्वर्टेज और जाइमेज का किया जाता है। और जब चीनी आपका टूटता है तो ये आपका C6H12O6 और पुनः आपका C6H12O6 ये आपका दो भाग में आपका विखंडित हो जाता है। एक को हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे, दूसरा को हम लोग फ्रुक्टोज बोलेंगे। अब यही ग्लूकोज को क्या होता है कि फिर से इसको तोड़ा जाता है। यही ग्लूकोज को जब फिर से तोड़ा जाता है तो ये आपका फिर बन जाता है C2H5 और आपका OH बन जाता है, जिसको हम लोग जो है एथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एथेनॉल के नाम से जानते हैं, जो कि शराब वगैरह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे कि ब्रांडिंग वगैरह अगर शराब का निर्माण किया जाता है अच्छे शराब का, तो वहाँ पर क्या होता है कि फल फ्रूट को क्या किया जाता है कि पहले गलाया जाता है और उसमें क्या होता है कि इन्वर्टेज और एंजाइम को डाला जाता है और इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम क्या करते हैं कि वो किण्वन करते हैं और किण्वन के फलस्वरूप क्या होता है कि C2H5OH का आपका निर्माण होता है, जिससे कि बढ़िया बढ़िया जो है शराब वगैरह का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका किया जाता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये पूछा जाता है कि जो आपके C6H12 को तोड़ा जाता है तो किस प्रकार के गैस का निर्माण होता है, तो ये आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। किस प्रकार के जो यहाँ पर पूछा जाए कि अल्कोहल का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि मेथेनॉल का निर्माण होता है, सॉरी आपका एथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। हूबहू क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछे गए, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जाइमेज हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका इन्वर्टेज भी आपको दिया गया, तो आंसर कौन सा मारना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पहला जो आपका आंसर होगा ये आपका जाइमेज होगा, और अगर जाइमेज आपका नहीं दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि पहला जो आंसर होगा इसका जाइमेज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर जाइमेज हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि जैविक सिस्टम में, यहाँ पर आपको बताना है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को कौन सा एंजाइम है जो कि तेज कर देता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा DNA, क्या हो जाएगा, तो DNA हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइए कि यकृत से जो है किस प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निर्माण होता है ये यकृत से होता है। और जनरली अगर ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में किस प्रकार के जो है अम्ल पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पाए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, मानव बॉडी से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपका रिपीट होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो बताए कि लिपिड का पाचन जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
पेप्सिन की उपस्थिति के कारण से लिपिड का पाचन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 3 में यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी सॉरी यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आपको बताने कि लिपिड की पाचन हेतु कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका देखिए पित्त भी आपका लिपिड के पाचन हेतु उत्तरदायी होता है और लाइपेज भी आपका होता है। और ऑप्शन जो यहाँ पर आपको 3 में दिया गया है ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सामने यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है। बाकी इसका नेक्स्ट पेज में आपका कटा होगा तो देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो उसका देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका इंक्लूड नहीं हो पाया है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। बाकी मैंने आंसर आपको रिवील कर दिया हुआ है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोटीन के पाचन के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कौन सा एंजाइम जो है सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीएम। तो ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को प्रोटीन के पाचन हेतु किस प्रकार के एंजाइम प्रयोग होते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोटीएम हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट होता है ज़्यादातर तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहेगा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है आपको यहाँ पर पूछा रहे। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका फिर से आपका आ चुका है तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा रहे कि स्टार्च को यहाँ पर आपका जो अपघटन से ग्लूकोज बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनहाइड्रेट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे एनहाइड्रेट का प्रयोग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कौन सा एंजाइम है जो कि आपको उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने की क्रिया तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ट्रिप्सिन उत्प्रेरक के उपस्थिति में यानी एंजाइम जो होता है ये आपका एंजाइम का नाम क्या है तो ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में बदलती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मानव शरीर में पुच्छ की कौन सी संरचना संलग्न होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर अमाशय हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि मानव शरीर में क्षुद्रांश के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही यहाँ पर आपको बताने के आह्वान है ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग फिगर में देख भी पाएंगे आपका क्षुद्रांश आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि ये जो है आपका जो आपके अमाशय होता है इसके जस्ट आपका जो है नीचे आपका क्षुद्रांश होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो आपका भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्षुद्रांश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया फिगर में। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि आपका जो है शेषांत्र और आपका मध्यांत्र और आपके ग्राहनी होते हैं ये सभी क्या है कि आपका संरचनात्मक भागों की लंबाई का क्रम आपका है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंजाइम तथा उसके कार्यों का जो है सही जोड़े का मिलान करना है कि कौन सा एंजाइम का कौन सा यहाँ पर आपको कार्य दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को आपको जो है सबसे पहले आपको पढ़ लेना अच्छे तरीका से। यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि यहाँ पर आपको चयन करना है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय फास्फेट दिया गया ये आपको दिया गया है कि सूत्र कनिका चिन्ह किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से जो है संबंधित होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय फास्फेट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको जो पूछे जा रहा है अगला में यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आपका यही था आपका कि लार की सहायता से आपका स्टार्च पच जाता है जो कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है तो स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है नीचे यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है क्योंकि सेलुलोज जो है ये शाकाहारी के जीव में अक्सर जो है ये आपका ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और हम लोगों के द्वारा अगर देखा जाए तो पूर्वजों के बाद से अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर जो है ये जो है पेड़ पौधे का सेवन हम लोग नहीं करते हैं जिसके कारण से सेलुलोज का ये आपका पचने का जो है यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण जो भी हमारे अंदर अंग है ये आपका जो है खत्म हो चुका है। ये आप शेषी अंग का आपका उदाहरण अभी बन चुका है। तो यहाँ पर आपका ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि असक्षम है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है कि हमारे अंदर जो है सेलुलोज के पाचन की जो क्षमता है ये आपके असक्षम है। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया आर में दिया गया है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम
यहाँ पर आपको दिया गया डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है राइट का आगे जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर आपका दोनों सही है, और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, शरीर में यहाँ पर आपको बताने कि अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो अधिक अगर ग्लूकोज की अगर मात्रा बॉडी के अंतर्गत हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कहाँ पर ये भंडारित रहता है, तो ये आपका पित्त में भंडारित रहता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि पित्त का प्रकृति कैसा होता है, तो ये आपके क्षारीय होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिन से अधिक अगर कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर है ये अधिक हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो बताइए कि यकृत एवं मांसपेशियों में किस प्रकार की ऊर्जा जमा होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्लूकोज के रूप में जमा होती है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट जाएगा, ये ग्लूकोज के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको यहाँ पर पूछा है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है ज़्यादातर आपका रिपीट हुए हैं। आपका कोई भी एग्जाम अगर आप देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि से रिलेटेड आपका लगातार आपके पूछे जाते हैं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपका रिपीट भी होता है। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर के बारे में बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको यहाँ पर आप पूछा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यकृत हो जाएगा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो करेक्ट आंसर ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किसमें होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो है करते चलना है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। पूछा रहा है कि पित्त का जो है ये कहाँ, सॉरी यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि पित्त का जो संचयन होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका पित्ताशय में होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है प्लीहा दिया गया है, जिसको हम लोग तिल्ली के नाम से जानते हैं। तो देखिए आरबीसी जो होता है मानव बॉडी के अंतर्गत जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, इसका जो जीवन काल होता है ये आपका 115 से लेकर के कितना होता है, 115 से लेकर के जो है 120 दिन का आपका होता है। उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। और इसका जो निर्माण होता है, पूछा भी जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका अस्थि मंजा में होता है। 120 से 115 दिन के अंतर्गत इसका मृत्यु हो जाता है। पुनः जो ये चला जाता है कहाँ पर चला जाता है, तो ये आपका प्लीहा में चला जाता है, यानी कि तिल्ली में चला जाता है। तो पूछा जाता है कि आरबीसी का जो कब्र किसे कहा जाता है, तो ये प्लीहा यानी कि तिल्ली को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से किस पित्त, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किस अंग में जो है पित्त का संचयन होता है, तो ये आपका पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो आपका पित्ताशय की थैली में पित्त का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका प्रभावित करता है, यहाँ पर आपको पूछा किसका पाचन प्रभावित करता है। तो पित्त में जो उपस्थित आपका पत्थर होता है ये किसके पाचन को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वसा के पाचन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सामान्य मानव के संदर्भ में, यहाँ पर आपको बताना है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ने का भी प्रयास करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा है एक में दिया गया है कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से यहाँ पर आपको दिया गया सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट कहा जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर आपका गलत कहा जा रहा है। HCl की क्रिया के कारण से सेक्रेटिन आपको उत्पन्न नहीं होता, सेक्रेटिन फिर आपका मीठा होता है। और यहाँ पर आपको दिया गया HCl ये तोड़ने का काम करता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांशों से, यहाँ पर आपको दिया गया कि
एंट्रोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, एंट्रोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लैक्टोज। देखिए फ्रेंड्स, जो लैक्टोज होता है ये क्या करता है, तो ये जो होता है एंजाइम, सॉरी आपके कौन सा पूछा रहे, एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ये लैक्टोज एंजाइम होता है जो कि क्या करता है कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विखंडित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे सूची 1 को आपको सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको जो है मिलान करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन भी देखिए और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने, अब बताना है यहाँ पर आपको राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ए में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो ए में दिया गया आपका टाइलिन। तो बताइए कि टाइलिन का जो मुख्य कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ये आपके टाइलिन नामक एंजाइम पचाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या दिए गए, ऑप्शन बी में दिया गया पेप्सिन। तो पेप्सिन किसको पचाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो पेप्सिन जो पचाता है ये आपका, देखिए यहाँ पर आपका गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में जो दिया गया है ये आपका किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। अस्टार्च को कौन पचाता है, तो ये आपका जो है टाइलिन पचाता है। वही अगर 2 की अगर बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन किसको पचाता है ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि पेप्सिन किसको पचाता है, तो ये जो पचाता है ये आपके प्रोटीन को पचाता है। तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया रेनिन दिया गया। तो रेनिन जो पचाता है किसको पचाता है, तो रेनिन जो पचाता है ये किसको पचाता है, तो ये आपका जो है पेशियों को, रेनिन का काम क्या है, तो ये आपका जो है मरीश्रीन पेशियों का फूलना और सिकुड़ने को प्रेरित जो करने का कार्य करता है, ये रेनिन एंजाइम करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ऑक्सीटोसिन दिया गया है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो ऑक्सीटोसिन आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। ये आपका सॉरी ऑक्सीटोसिन किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 1 के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका किस में आपका रिलेट कर रहा है, डी का ए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सिर्फ आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसी के साथ ही आपका कनेक्ट हो रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला में भी यहाँ पर आपको मिलान करने को लेकर के यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, अच्छे तरीके से आपको देख करके उसके बाद लिख लेना है या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है 36 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको जो है यहाँ पर आपको मिलान करना है। और नीचे यहाँ पर आपको कूट दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर आपको बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो दिया गया है विटामिन दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विटामिन जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन अगर ए देखा जाए तो ये आपका पेप्सिन से आपका संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया गया एंजाइम। तो एंजाइम आपका कैरोटीन से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको हार्मोन दिया गया। तो हार्मोन आपके कैरोटीन से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन दिया गया। तो प्रोटीन आपका जो यहाँ पर आपको दिया गया प्रोजेस्टेरोन दिया गया है, ये आपका संबंधित हो जाएगा। क्योंकि जो आपको प्रोजेस्टेरोन होता है ये एक एंजाइम का नाम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। तो इस प्रकार से अगर देखें हम लोग करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पर आपका कूट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 के साथ आपको जो है यहाँ पर आपका मैच करना है। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको क्या दिया है, शर्करा दिया गया। तो शर्करा यहाँ पर आपको बताना ये आपका किससे आपका रिलेट कर रहा है। तो शर्करा अगर देखा जाए तो आपका सुक्रोज से आपका रिलेट कर रहा है। क्योंकि शर्करा आपका इसी से आपका होता है फ्रुक्टोज और आपका सुक्रोज ग्लूकोज जो भी बनते हैं तो यहाँ पर आपका शर्करा हो जाएगा। क्योंकि फ्रुक्टोज जो होता है यहाँ पर आपको दिया गया फ्रुक्टोज, ठीक है, सुक्रोज दिया गया। और अगर देखा जाए तो फ्रुक्टोज सबसे आपका ज़्यादा मीठा आपका होता है। और यहाँ पर आपको सुक्रोज दिया गया, सुक्रोज भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। तो ये आपका इसमें क्या होता है कि शर्करा की मात्रा आपका पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ये आपका बी के साथ चला जाएगा। और आपको दिया गया यहाँ पर आपको फल शर्करा दिया गया है। तो फल शर्करा आपका किसके साथ चला जाएगा, तो आपको ग्लूकोज के साथ आपका चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको चीनी दिया गया है। तो चीनी बोलिए आपके किसके साथ चला जाएगा, सॉरी दूध शर्करा दिया गया। तो दूध शर्करा की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका 5 के साथ चला जाएगा। यहाँ पर चला जाएगा आपका 5 के साथ, यानी लैक्टोज के साथ आपका चला जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पर आपको चीनी दिया गया, तो चीनी किसके साथ जाएगा, तो चीनी आपका 3 के साथ चला जाएगा। ये आपका प्राकृतिक स्वीटर आपका होता है, यानी गन्ना के बाद इसका जो है निर्माण आपका किया जाता है, गन्ना से किया जाता है, तो आप इसको प्राकृतिक स्वीटर भी आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा स्वीटिया, तो आपका फ्रुक्टोज का चला जाएगा। अब इसको आप लोग जो है मैच कर लेना, देख लेना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए राइट आंसर यहाँ पर आपका ए जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस प्रकार के प्रश्न आपको जहाँ पर भी मिले। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है, पूछा जा रहा है कि सुक्रोज का सूत्र क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका C6 हो जाएगा, H6 और O6 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। वही ग्लूकोज की अगर बात किया जाए C6H12O6 होता है, और जबकि चीनी की अगर बात करो तो C12H22O11 होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किसी भी ऑप्शन में आपका किण्वन आपका यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो श्वसन आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए कि यहाँ पर आपका जो है मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया आहार नाल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया हृदय, तो हृदय से भी जो है होता है ये आपके पाचन से आपका रिलेट आपका नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पाचन ग्रंथियाँ, तो यह कहीं ना कहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। पाचन ग्रंथियाँ डायरेक्टली इसमें यहाँ पर आपका मेंशन भी कर दिया गया, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला में देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आप प्रीवियस पेपर को आप लोग पलटिएगा और वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। फॉरेस्टर के एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो 2000 लगभग आपके 20 में शायद आपका हुआ था, और ये क्वेश्चन 2019 में शायद आपका हुआ था, जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का एग्जाम लगभग 600 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आपका दिया गया था। तो वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आहार नाल को जो लंबाई होता है ये कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये लगभग आपका 5 मीटर होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे कि मनुष्यों में आहार नाल डैश से शुरू होता है और गुर्दा में समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि आहार नाल कहाँ से शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भोजन का जो पचना शुरू होता है ये कहाँ पर से होता है, तो ये व्यक्ति की अगर देखा जाए तो ये आपके मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है आहार नाल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यों में आहार नाल जो है ये शुरू होकर कहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो आहार नाल की अगर बात करें, आहार नाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये आपके मुख से ही आपका शुरू हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मनुष्यों में आहार नाल का भाग कौन सा ही आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मुख गुहा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि मनुष्यों में आहार नाल कहाँ का यह भाग होता है, तो मुख गुहा से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। तो 4 ऑप्शन सामने है, देख करके आपको बताना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि मुख गुहा में जो उपस्थित आपका नहीं होता है ये आपका दांत हो जाएगा, ये मुख गुहा में उपस्थित आपका नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। तो फिगर मैंने आपको दिखा दिया था, आपको आप जो है क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मीठे स्वाद का जो पता चलता है ये सबसे आगे वाला भाग से पता चलता है, जिसको हम लोग अग्रभाग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अग्रभाग से हमें मीठे चीज़ों का जो है पता चलता है। अगला में देखिए पूछा है कि मनुष्य के दांत डैश प्रकार के होते हैं। बताइए कि मनुष्य के दांत ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया थियोडोंट दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया डाइफोन्डोंट दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया हेड्रोटोंट दिया गया, ड्रोंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका सभी हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है इनमें से सभी वहीं पर दिया रहता है जहाँ पर कि आपका रियल में सभी रहता है। तो जाने अनजाने में आप ऑप्शन डी को लगा सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी बताना है कि इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा। दूध का दांत जो है आपका 20 होता है, उसके बाद जो है व्यक्ति जब काफ़ी ज़्यादा एडल्ट हो जाते हैं तो ये फिर आपका 32 जो है पुरता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे एक व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सी सही
नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अस्थायी दांत होते हैं, ये सही नहीं होते, क्योंकि अस्थायी दांत नहीं होते, ये टूट जाते हैं दूध के दांत और पुनः होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, क्या अनुपस्थित होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृदंत। कृदंत जो होता है दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। ये काफ़ी जब व्यक्ति अडल्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका कृदंत होता है, जिसको हम लोग चौ के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि यदि दंत सूत्र यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिया गया, अभी इसको आपको मान करके चलना है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1/2, 1/1, 2/2 और आपको यहाँ पर दिया गया 3/3 दिया गया। तो ये यहाँ पर आपका क्या होता है, आई से आपका अलग नाम होता है, सी से अलग नाम होता है, एम और पी से आपका अलग अलग जो है दांत के आपके कैटेगरी आपके होते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि कृदंत का दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको मान करके चलना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने होते हैं, तो टोटल जो कृदंत का संख्या होता है ये आपके 12 होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको इवनिंग तक फिर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा आपका पूछा जाता है और ये आपका टारगेट आपका बैच है जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका प्रिपेयर हुआ है, वही हम लोग नोट्स को यहाँ पर कवर करें, जिसमें कि टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट और साथ ही आपका प्रिपरेशन भी आपको जो अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।